टॉपिक क्या है हमारा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए डेफिनेशन इसका, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट होता है उसे क्या कह देते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, उन सभी रिएक्टिंग स्पीसीज को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग in an elementary reaction is called molecularity of reaction। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज को क्या कहते हैं? तो सर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है या जो कंप्लीटेड इन वन स्टेप होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously in a chemical reaction is called molecularity of reaction। The number of reacting species which collide simultaneously in a chemical reaction is called molecularity of reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करते हैं, साथ साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो पार्टिकल्स एक साथ क्या कर रहे हो? कोलाइड कर रहे हो। दो पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हो तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2। और रिएक्शन तभी संपन्न होता है जब रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर यही पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स हो जाए और एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तीनों या कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का हो जाएगा 3। 3 से ज्यादा ये देखा गया प्रयोग में कि 3 से ज्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिकल्स एक साथ दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करता है। हो सकता है 4-5 पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन चारों या पांचों को एक साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं होता है एक ही बार में। हो सकता है कि पहले 2 पार्टिकल्स ए और बी कोलाइड कर रहा हो और 2 और पार्टिकल्स सी और डी, मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हो, तो यहाँ 4 पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं कर रहा है। ए और बी एक दूसरे के साथ कोलिजन हुआ, सी और डी का एक दूसरे के साथ टकराव हो रहा है, लेकिन चारों को एक दूसरे के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का ए के साथ, बी का डी के साथ, डी का सी के साथ, सी का बी के साथ, मतलब चारों को एक दूसरे के साथ एक ही बार में कोलिजन नहीं होता है। मैक्सिमम 3 ही पार्टिकल के साथ किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ कोलिजन होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम हो सकता है 3, क्योंकि 3 ही पार्टिकल्स एक साथ में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। 4 या 5 पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक ही समय में एक ही साथ कोलाइड नहीं करते हैं। हो सकता है उनका 2 के साथ कोलिजन हो तो 2 के साथ कोलिजन नहीं हो, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 3 ही पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करता है। तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एक ही टाइम में, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब जो रिएक्ट करता है, जो पार्टिकल्स रिएक्शन में रिएक्ट करता है, भाग लेता है, उसको रिएक्टिंग स्पीसीज कहते हैं। और ये रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या हो सकता है? तो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज उसको कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल वैसा स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज। और ये रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। एग्जांपल यहाँ है NH4NO2, ये डिकम्पोज होकर के N2 और H2O का निर्माण करता है। NH4NO2 डिकम्पोज होकर के N2 और H2O का निर्माण करता है।
अब कहा जाएगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है रिएक्टिंग स्पीसीज पर, ना कि प्रोडक्ट जो निर्माण कर रहा है उस पर। हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट कर रहा है उस पर देखते हैं। ये NH4NO2 डिकम्पोज होकर के N2 प्लस H2 का निर्माण कर रहा है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। जब भी मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो वो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा किधर होगा, रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट साइड की तरफ से आंसर उसका नहीं आएगा। यहाँ पर NH4NO2 कितना सब्सटेंस है, एक है या 5 है? तो ये पूरा NH4NO2 एक ही सब्सटेंस है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना कह देंगे, 1 हो जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगा 1, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा क्योंकि एक ही सब्सटेंस है। इसमें देखते हैं O2 F2, ये डिकम्पोज होकर के O2 और F2 का निर्माण कर रहा है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट कितना है, तो एक ही सब्सटेंस है, यहाँ भी रिएक्टिंग सब्सटेंस एक ही है, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी होगा 1, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसे यूनिमॉलिक्यूलर कह दिया करेंगे। O2 F2 डिकम्पोज होकर के O2 F2 का निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज O2 F2 है और ये एक ही सब्सटेंस है, एक ही बार आया है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ देखेंगे HI डिकम्पोज होकर के H2 प्लस I2 का निर्माण कर रहा है। HI H2 और I2 में टूट रहा है। ये HI एक रिएक्टेंट है और ये कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका कोफिशिएंट देखना है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आपको देखना है, वही आपको देगा मॉलिक्यूलरिटी। इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2, क्योंकि HI हाइड्रोजन आयोडाइड 2 बार पार्टिसिपेट किया है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर। वैसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर। इसमें देखेंगे NO प्लस O2 का रिएक्शन होकर क्या बन रहा है, NO2। कितने रिएक्टिंग सब्सटेंस है, तो NO का 2 और O2 का कुछ नहीं तो कितना लिख देंगे, 1। O2 1 है और NO 2 है। टोटल रिएक्टिंग स्पेस कितना, टोटल रिएक्टिंग स्पेस 3 हो जाएगा, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना कहलाएगा, 3, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है उसे कहते हैं ट्राई कह दिया करेंगे। NO प्लस O2 में O2 एक ही है और NO 2 है, टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज 3 हो जाएगा, और जिसकी रिएक्टिंग स्पीसीज संख्या 3 होती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी उसकी 3 होती है, और इसे कहते हैं ट्राई। यहाँ देखेंगे FeCl3 और SnCl2, यहाँ पर इसकी सर रिएक्टिंग स्पीसीज एक है और यहाँ भी एक रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसकी संख्या 2 और इसकी संख्या 1 है। टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज 2 और 1 3। टोटल रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देखते हैं कितना हो रहा है, 2 और 1 3 है, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 3, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है उसे ट्राई कहते हैं। ट्राई रिएक्शन कह देते हैं या ट्राई से कहेंगे। यहाँ C6H5N2Cl ये डिकम्पोज होकर के C6H5Cl प्लस N2 का निर्माण करता है। यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या कितना है, तो सिर्फ 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। पता है मॉलिक्यूलरिटी इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ दे रखा है N2 Na प्लस Cl2, और ये क्या बन रहा है, NaCl। बोलिए इसमें अगर हम निकालें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तो इसका कितना कंपोनेंट, इसका कोफिशिएंट कितना, 1, और इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, तो क्या कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, नहीं। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थियोरेटिकल वैल्यू होता है। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देखते हैं और वहां से निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान दे रखा होता है कि एक्सपेरिमेंट के से इतना आया है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होता है, थियोरेटिकल वैल्यू होता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन।
सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी निकलता है। ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में होता है, सिर्फ उसी के लिए निकलता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकल सकता है क्या? नहीं निकलता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिटरमाइन हो सकता है, डिटरमाइन सिर्फ और सिर्फ होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैसा रिएक्शन जिसकी जो कंप्लीट होती है वो एक ही स्टेप में होता है, वैसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 और 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो 1, 2 या 3, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ में मैक्सिमम 3 ही पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकता है, 1, 2 या 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नॉट बी ग्रेटर देन 3, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नॉट बी ग्रेटर देन 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 1, 2, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होता है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और आपसे कहें कि उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं है, भाग ही नहीं ले रहा है, तो होगा? नहीं पॉसिबल है। ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो? 0, इसका मतलब उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज की संख्या 0। ऐसा रिएक्शन संभव है क्या जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं हो, जो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस है ही नहीं और रिएक्शन हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0 होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं आता है या पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आता है। जैसे आपसे कहें कि एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सी प्रोडक्ट बना रहा है। ए आधा है और बी कितना है? 1 है और ये आधा है, 1/2। मतलब कोई भी सब्सटेंस आएगा तो क्या वो आधा आएगा? इसमें कहीं विद्यार्थी की संख्या 15/2 है, यानी 7.5 है, ऐसा है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब भी विद्यार्थी आएगा तो सर एक और लांगड़ा होगा, इसलिए वो क्या हो गया? आधा गिनती मारा, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। जब भी रिएक्टिंग स्पीशीज की बात करते हैं तो वो हमेशा किस में रहता है? तो इंटीजर में होता है, और भी पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। -5 विद्यार्थी पढ़ने आया है, ये भी संभव नहीं है। 0 विद्यार्थी पढ़ने आया है, ये भी संभव नहीं है, फिर तो वहां पढ़ाई नहीं होता है। 3.5 विद्यार्थी पढ़ने आया है, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो ना तो 0 हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1, 2 और 3 ही हो सकता है, ना तो 3 से ज्यादा हो सकता है, ना 0 हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है या कभी फ्रैक्शन या 0 में नहीं होता है। जब भी रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होता है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हमेशा मॉलिक्यूलरिटी होता है किसी रिएक्शन का। मॉलिक्यूलरिटी किसको कहते हैं? तो किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज को, और वो रिएक्शन क्या होना चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, तो वैसे रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर इक्वल, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन में उसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और उसी रिएक्शन का ऑर्डर दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है सर? तो एग्जांपल से समझेंगे कि इक्वल कैसे होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इक्वल होते हैं। कहता है एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। उसका एग्जांपल देखते हैं। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम कैसे होता है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ए कोई सब्सटेंसेस है और ये क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो ए रिएक्टिंग स्पीशीज है और इस साइड क्या होगा? प्रोडक्ट कुछ होगा। ए रिएक्टिंग स्पीशीज है तो कितना ए है? एक ही ए है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना लिख देंगे? 1। और इसका रेट लॉ लिखा हुआ है कि रेट इज इक्वल टू, अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है?
रेट लॉ या रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखते हैं K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। यहाँ A है, A रिएक्टिंग स्पीसीज और ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट। चूंकि A रिएक्टिंग स्पीसीज है और इसकी संख्या 1 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। यहाँ रेट लॉ दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A और इसका पावर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 और 1 है तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 1 होगा। 2A रिएक्टिंग स्पीसीज है और ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज A है और ये 2 बार आया है यानी 2 टाइम्स आया है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2 और रेट लॉ दे रखा है R इज इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन और इसका पावर है 2 तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 2। A प्लस B प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, इसमें भी रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या है 2, रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी। और रेट क्या हो जाएगा तो रेट लिखने के लिए लिखते हैं R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। यहाँ कंसंट्रेशन है A और B 2 रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे R इज इक्वल टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। यहाँ पावर 1 यहाँ भी पावर 1 तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे NH4NO2 तो N2O प्लस 2H2, NH4NO2 N2 प्लस 2H2O का निर्माण हो रहा है। इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या है 1, इसकी कोफिशिएंट 1 है तो रिएक्टिंग स्पीसीज 1 होगा और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा। ये दे रखा है सर रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K इंटू NH4NO2 का कंसंट्रेशन, इसका पावर 1 होगा अगर कुछ नहीं दिया है तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 1। H2 प्लस I2 2HI का निर्माण हो रहा है, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या 2 है, एक H2 और एक I2 तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगा। इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2। यहाँ H2 का पावर भी 1 है और I2 का पावर भी 1 है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार आप देखें तो A का रिएक्टिंग स्पीसीज और ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 और इसकी ऑर्डर भी 1। 2A ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2 है। A प्लस B इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और इसकी ऑर्डर भी 2 है। NH4NO2 इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है और ऑर्डर भी 1 ही है। H2 प्लस I2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 और इसकी ऑर्डर भी 2 है। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसकी ऑर्डर और उसकी मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। यस सर हो गया। हाँ सर 2A ये बना रहा प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है A है, लेकिन ये कितना बार आया है 2 बार आया है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 2। इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखा हुआ है R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर और 2 है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, रेट लॉ इक्वेशन में क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जब ये देखा गया कि जब एलिमेंट्री रिएक्शन में हम एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है मतलब जितने रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लेता है रिएक्शन में उतना ही यहाँ पावर भी आता है, अल्फा बीटा पावर भी उतना ही आता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये ऑर्डर क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब कि सर ये रेट लॉ अपने मन से लिख दिए 1 2 नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट से आता है। A का पावर 1, A का पावर 2, A का पावर 1, B का पावर 1, NH4NO2 का पावर 1, जितना भी एलिमेंट्री रिएक्शन देखा गया है वो सब एलिमेंट्री रिएक्शन में, सभी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लेते हैं, जितने रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लेते हैं उतना ही जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो उतना ही कंसंट्रेशन का पावर भी आता है, अर्थात अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी उतना ही होता है जितना रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लेता है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो ये जो वैल्यू होता है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है थियोरेटिकल होता है। रिएक्शन को देख करके और इसकी मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू निकालते हैं, जबकि ऑर्डर हम रिएक्शन को देख करके नहीं निकालते हैं। ऑर्डर निकलता है एक्सपेरिमेंट से, मतलब जब प्रयोग किया जाता है तब देखा जाता है कि सर कितना कंसंट्रेशन का पावर के रूप में आ रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है।
एक्सपेरिमेंट चाहता है, इसको निकाल सकते हैं रिएक्शन देकर के, इसे रिएक्शन देकर के नहीं बता सकते कितना होगा, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो कैलकुलेट करके दिया रहेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ऑर्डर निकालिए, रेट लॉ इक्वेशन दिया रहता है और इस रेट लॉ के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर उसका निकाल सकते हैं। नहीं समझे?